हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी वीकली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में हम हफ्ते भर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज पब्लिश हुआ है और वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन न्यूज के सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिक पोर्शन से जो भी रिलेशन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से न्यूज या फिर टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेजर अपग्रेड फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग एलएसी। दूसरा टॉपिक है इंडिया प्लानिंग फॉर 2400 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तीसरा टॉपिक या फिर न्यूज है इस्लाम डजंट मैंडेट हिजाब। अगला पॉइंट है हमारा इंडियाज व्यू ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 और चौथा है इंटीग्रेटेड बैम्बू प्रोजेक्ट। ये हम सारे टॉपिक्स हिंदी में ही कवर करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा कुछ और न्यूज हेडलाइंस है जो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, टचलेस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, पीएम डिवाइन और लास्ट है फर्स्ट एवर स्पेस सेंटर इन जम्मू। तो इनमें से कुछ न्यूज को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि उनमें कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट जानने जरूरी है और कुछ न्यूज ऐसे हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट में हम कवर कर लेंगे। इनके अलावा बहुत सारे न्यूज पब्लिश हुए हैं हफ्ते भर में, मैं जानता हूं, लेकिन सारे न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन्हीं न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, मेजर अपग्रेड फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग एलएसी। अब ये क्या है, एलएसी क्या है? एलएसी बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, यहाँ पर हम इसके बारे में भी जानेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस हम न्यूज में क्या है ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये न्यूज में क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो न्यूज में ये बताया गया है कि अभी बॉर्डर एरिया में जो भी हमारा एलएसी एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बॉर्डर एरियाज में जो सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। कैसे? वहां पर रोड्स डेवलप कर रहे हैं। 18 बॉर्डर रोड्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, 7 रोड्स लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, उसके साथ ही 8 रोड्स अभी फेज 11 में स्टार्ट होने वाले हैं जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे बनेंगे सारे रोड्स। अब वहां के आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे कि रोड्स बनाए जा रहे हैं, मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बैंक्स खोले जा रहे हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया चाइना बॉर्डर पे किए जा रहे हैं। तो इनके पीछे बहुत ही सारे रीजन हैं ये क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप हाल ही में न्यूज में देखे होंगे या फिर बहुत पहले से लगभग 2020 से ही न्यूज में रहा है, इंडिया बॉर्डर चाइना डिस्प्यूट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर गलवान वैली में 2020 में भी काफी खबरों में रहा है। इसके अलावा डोकलाम स्थित डोकलाम में भी काफी न्यूज में रहा है और हमेशा से ही इंडिया चाइना बॉर्डर जो है डिस्प्यूट का पार्ट रहा है और खबरों में रहा है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया जो है हमारा कौन कौन से कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया अगर हम देखें लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें पाकिस्तान जो कि मेजर राइवल है। अगर हम देखें हमारे इंडियंस या फिर हम लोग इमोशनली कितने कंसर्न हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं। खैर उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना हमारा एक लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है। लैंड बॉर्डरिंग कंट्री मतलब कि जो भी कंट्रीज हमारे कंट्री के लैंड के बॉर्डर से टच करती हो। तो चाइना साफ साफ दिख रहा है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये सारे कंट्रीज जो हैं हमारे लैंड बॉर्डरिंग नेबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ सी बॉर्डरिंग देखें तो हमारा ये श्रीलंका भी एक नेबर हो जाता है। लेकिन हमें आज के इस वीडियो में चाइना के बारे में डिस्कस करना है। चाइना इंडिया के बॉर्डर में क्या डिस्प्यूट्स हो रही हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किए जा रहे हैं। करने को तो हर जगह किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्यों ध्यान दिया जा रहा है ये आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें हम तो इंडिया चाइना लगभग 3488 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम फिर से इमेज में जाएं तो इंडिया हम देखें यहाँ से अगर हम ये बॉर्डर शुरू करें तो ये सारा जो पार्ट है ये पूरा, अब यहाँ ये पार्ट पोर्शन तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेपाल है, फिर से यहाँ ये पोर्शन, फिर ये भूटान आ जाता है, फिर ये पोर्शन पूरा लेके ये पोर्शन, ये पूरा चाइना इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो लेंथ बताया गया है वो है 3488 किलोमीटर्स। ठीक है, और इन दोनों कंट्रीज को जो लाइन डिवाइड करती है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं।
अभी मैकमोहन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिन्होंने इस लाइन को बनाने में हेल्प की थी उनका नाम है सर हेनरी मैकमोहन, इसलिए इस लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे की कहानी है जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आप LAC और LOC में कंफ्यूज मत होइएगा। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। LAC इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहीं LOC इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, और ये हमारा जो लाइन है जहाँ से ये पूरा डॉटेड लाइन जा रहा है इसे हम LOC कहते हैं। वहीं पर जो बॉर्डर इंडिया और चाइना शेयर करता है उसे हम LAC कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम फिर से देख लेते हैं पूरा बॉर्डर सही से LAC किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, थोड़ा इसको मॉडिफाई बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये गलवान वैली, यहाँ भी इसकी बात हमने किया था 2020 में, ये बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि चाइना अपने ट्रूप्स यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, ट्रूप्स यानी कि मिलिट्री यहाँ पर बढ़ाया जा रहा था। क्यों? ताकि वो इंडिया के और पार्ट्स को कब्जा कर सके इंडिया के। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए हम ये बॉर्डर नहीं छू रहे हैं क्योंकि नेपाल है, नेपाल और चाइना का बॉर्डर है, और ये हमारा फिर से आगे ये बढ़ता हुआ ये सारा LAC में आता है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टैंड ऑफ हमेशा डोकलाम का न्यूज हमेशा रहा है, तो ये सब भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। LAC कैसे फॉर्म हुआ? तो 1913 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 1930 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ही इंडिया में राज करता था। इंडिया आजाद हुआ है 1947 में, उसके बाद जाके इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। तो 1913 में एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस हेड किया गया था, या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, बहुत ही सिंपल में टर्म्स में आप जानते होंगे। वहां पर इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को फॉर्मलाइज किया गया था। फॉर्मलाइज मतलब कि ऑफिशियली डिनोट कर दिया गया था कि हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये है तिब्बत, अब ये एरिया, ये जो है, आप ये जो थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये तिब्बत का पोर्शन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं। चाइना कहता है कि तिब्बत एक अलग देश नहीं है, तिब्बत हमारा ही पार्ट है, लेकिन फिर भी उस समय जब ब्रिटिश इंडिया ने ट्राइपार्टाइट मीटिंग के थ्रू यहाँ पर तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर को फॉर्मलाइज किया था। ओके, और जो भी ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, हमने यहाँ पर देखा 3488 किलोमीटर्स, सारा बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जो कि एकदम क्लियर हो, हाँ भाई ऑफिशियली क्लियर हो कि ये चाइना और इंडिया यहाँ से अलग अलग हो रहे हैं। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में आते हैं। फिर आगे चलकर 1950 में चाइना अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लेता है। अक्साई चीन कहाँ पर है? फिर से अगर हम देखें मैप में, ये देखिए, हम अपने मैप अगर ड्रॉ करते हैं या फिर हम मैप परचेस करते हैं या ज्योग्राफी बुक्स में हमारे, ये इंडिया का पार्ट दिखाता है, बट ये देखिए ये है अक्साई चीन, यानी कि इस पार्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद खींचातानी में वॉर हुआ 1962 का, इंडिया चाइना वॉर, एंड आफ्टर दैट वॉर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ किया गया, उसे ही LAC कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा LAC के पीछे का इतिहास, कैसे LAC फॉर्म हुआ। और इंडिया चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। अब हम इस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइनीज ट्रूप जो है, चाइनीज जो मिलिट्री है, इस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, वो रोड्स बिल्ड कर रही है, बहुत सारे ब्रिजेस बिल्ड कर रही है, ताकि ये यहाँ पर इजीली जब भी जरूरत पड़े, जब भी वॉर हो, तो अपने आर्म्स को, अपनी मिलिट्री को इजीली यहाँ ला सके। ये देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पर ला सके और यहाँ पर अगर कंट्रोल कर लिया तो पूरा ये पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है चाइना के कंट्रोल में इजीली आ जाता है। इसीलिए इंडियन भी यहाँ पर अब, इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर अब डेवलपमेंट का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया इज प्लानिंग फॉर 2400 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब ये क्या है भाई, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड? बॉन्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हम जेम्स बॉन्ड की नहीं बात कर रहे हैं। बॉन्ड यहाँ पर एक तरीके का सिक्योरिटी पेपर होता है। हम आगे बढ़ने से पहले सिंपल टर्म्स ही समझ लेते हैं, बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे ये न्यूज क्या है, क्यों है, कैसे है। तो कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे कि आप कोई भी परचेस करने जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। अगर आप फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपके पापा मम्मी कहीं पर गवर्नमेंट स्कीम्स में, PPF में या कहीं कोई भी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो स्कीम मतलब क्या होते हैं? उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है कि हाँ भाई आप 5,000 रुपये हर महीने मुझे दीजिए, फिर 10 साल के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे वो वापस कर दिए जाएंगे। मीनवाइल जब तक ये पैसे गवर्नमेंट को आप देते रहते हैं तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी देश में डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोसेस में ये पैसे का उपयोग करती है
और फिर लास्ट में जब आपका ये भी जो अमाउंट मेच्योर होता है आपको पैसे दे देती है। उसी तरीके से ये एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन क्यों यहाँ पर ऐड किया गया है? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, मतलब बहुत सारे एनर्जी हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं, जिनका मतलब कि बार बार रिक्रिएट किया जाता है, उन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये बॉन्ड, वो देखते हैं। तो अभी न्यूज में जो रहा है, इंडिया लगभग 24,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करेगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करने का मतलब ये है कि इंडिया भाई पेपर में एक लिख के दे देगा, मान लीजिए मुझे ये ग्रीन बॉन्ड खरीदना है, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस ग्रीन बॉन्ड में, तो मैं 10,000 रुपए गवर्नमेंट को दूंगा। गवर्नमेंट मुझे एक पेपर देगा जिसमें लिखा होगा भाई हाँ ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के अंतर्गत आपको 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस मिल जाएगा। फिर बीच में जो मैंने बॉन्ड लिया है, गवर्नमेंट पास मैंने पैसा दिया, तो गवर्नमेंट उस पैसे का यूज ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज करेगी। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है या फिर ये क्या किस काम में आएगी? तो इंडिया का मिशन है बाय 2070 नॉन जीरो एमिशन करना। नॉन जीरो एमिशन मतलब क्या हो? अभी करेंटली अगर हम देखें जो फ्यूल्स यूज हो रहे हैं, उन फ्यूल्स की वजह से बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। इन सब के कंबशन से अगर ये जलते हैं तो धुआं निकलता है जो कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड्स के थ्रू हम पैसे देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी हो गया, इन सब पे पैसे इन्वेस्ट करके इमिशन को कम करने की कोशिश करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत प्रचलन है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं, तो इन सब से जो है इमिशन रेट हमारा बहुत ही कम हो रहा है। अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो अभी फिलहाल इंडिया दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा गैस इमिटर है, ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते ही हैं, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो कि हीट को ट्रैप करते हैं, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग या फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। तो इसी को रोकने के लिए इस बॉन्ड को लाया गया है। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस बहुत सिंपल है। हम अगर कोई ग्रीन बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें मेजर इश्यूअर, मतलब सबसे ज्यादा इन ग्रीन बॉन्ड्स को कौन इशू करता है, तो अभी तक वर्ल्ड बैंक रहा है। अब देखिए, इंडिया के पास हमेशा बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं है। इंडिया या फिर कोई भी देश हो, वर्ल्ड बैंक से बोरो करके पैसा अपना सारा डेवलपमेंट का काम करती है। तो अगर हम बात करें करंट में, तो वर्ल्ड बैंक जो है सबसे ज्यादा ग्रीन बॉन्ड का इश्यू करता है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड मैं आपको अभी बता चुका हूं, यहाँ पर भी वही सारे डेफिनेशन है। इफ यू वांट यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स, अलग यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लू बॉन्ड, अभी हमने ग्रीन बॉन्ड पढ़ा, तो इसी तरीके से ब्लू बॉन्ड भी है। ब्लू बॉन्ड क्या होता है? ऐसे सस्टेनेबल बॉन्ड्स जो कि ओशियन रिलेटेड इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में या फिर उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें, ऐसे बॉन्ड्स को हम ब्लू बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ग्रीन बॉन्ड्स परचेस कर रहे हैं, तो उससे कहाँ वो बॉन्ड्स के पैसे कहाँ यूज होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। उसी तरीके से अगर हम ब्लू बॉन्ड परचेस करते हैं तो उसके पैसे जो हैं वो हमारे ओशन रिलेटेड इकोसिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वहां पर वो यूज होंगे। जैसे कि फिशरिंग एक पूरा डिपार्टमेंट है, कोरल डिपार्टमेंट है, इकोसिस्टम, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ओशन में भी जहां पर पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पर ये पैसे यूज करेंगे। अब फिशिंग से क्या हो रहा है? पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम, तो यहाँ पर सस्टेनेबल किया जाएगा। सस्टेनेबल यानी कि बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, जितना जरूरत है उतना ही फिशिंग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की जरूरत है वो है ऑल बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड, ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड बट नॉट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर ब्लू बॉन्ड। अभी देखिए, स्टेटमेंट बहुत इजी लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम में यही कंफ्यूज कर देता है आपको। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जान लीजिए। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन मतलब कि जो भी आपका सस्टेनेबल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में यूज हो रहा है उसे हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्लू बॉन्ड जो है, अब ब्लू बॉन्ड यहाँ पर एक स्पेसिफाई हो जा रहा है ना, ब्लू बॉन्ड ओशन से सिर्फ स्पेसिफाई हो जा रहा है, सिर्फ ओशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए जो काम होने में पैसे लगेंगे वो ब्लू बॉन्ड से आएंगे। लेकिन ग्रीन बॉन्ड में सब कुछ कवर हो जा रहा है, इसीलिए ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर ग्रीन बॉन्ड, लेकिन ऑल ग्रीन बॉन्ड्स ब्लू बॉन्ड्स नहीं है। सो दिस एंड्स आवर सेकंड टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम डजंट मैंडेट हिजाब। तो यहाँ पर आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कैसे आगे हम वीडियो में जानेंगे। हाँ, इसके पहले जो हमने पढ़ा वो एनवायरमेंट से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस टॉपिक। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था
अभी न्यूज में रहा है, 6 स्टूडेंट को बैन किया गया था कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। वो हिजाब पहन के कॉलेज जाने की कोशिश कर रही थी या फिर वो गई थी, तो उस कॉलेज ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहा कि आप हिजाब पहन के कॉलेज नहीं आ सके। इस पर बहुत ज्यादा बवाल मचा। बवाल मचने के बाद इसका केस जो है कोर्ट में गया। तो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सुराज है, मतलब कि कुरान एक होली बुक है मुस्लिम्स का, जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, मतलब सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं जिसके हिसाब से मुस्लिम रिलीजन या फिर उनके कम्युनिटी चीजों को फॉलो करते हैं। तो हिजाब भी एक उसका पार्ट है, लेकिन सुराज या फिर स्टेटमेंट में, कुरान के स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना बहुत कंपल्सरी है, लेकिन उसको ना पहनने पे कोई दंड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, इसीलिए ये पहनना बहुत जरूरी नहीं हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के अभी फिलहाल के लिए इस बात को आगे बढ़ाया है। आगे की डेट्स आ रही हैं, इस पे डिस्कशन आगे होगा कि क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पे अभी हम ओपिनियन नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी ये केस जो है स्टिल अभी कोर्ट में चल रहा है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो आर्टिकल 25(1) जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, वो कहता है कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे या फिर आगे बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है इसे, क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन स्टेट के पास पावर होता है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके अगर इन फंडामेंटल राइट्स के वजह से स्टेट को कोई नुकसान या फिर हानि पहुंच रही है। तो ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, तो अभी तक कहा गया है कि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना राइट होता है, एक अपना चॉइस होता है, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किन लाइफ पार्टनर्स को चूज कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट बैठ के इसमें डिस्कशन नहीं कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी रिलीजियस फेथ है वो एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है और इस पे छेड़छाड़ी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जो अभी बवाल मचा हुआ है, उसके पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है या फिर क्या उनकी हियरिंग रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल स्टूडेंट्स को या हिजाब या फिर सैफरन शॉल वही केसरिया गमछा जो ओढ़ के जाते हैं, इनको ले जाने की जिद करने की जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज में आप ऐसे ही जाएं। बाकी फिलहाल ये केस अभी भी रनिंग चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, इंडियाज व्यूज ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 बहुत पहले रिलीज हो चुका है, लेकिन इंडिया अभी तक इस इंडेक्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है? क्योंकि इंडिया का रैंक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मतलब कि बहुत ही पीछे, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि ये रिपोर्ट बहुत सही तरीके से नहीं पब्लिश किया जा रहा है। अब हम जानेंगे इंडिया का रैंक क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो हम रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक 101st आया है। कितने में से? 116 कंट्री। अब सोचिए, सिर्फ 116 कंट्री है और उसमें से इंडिया का रैंक 101st है। सिर्फ 15 कंट्रीज जो हैं इससे पीछे हैं, बाकी सारी कंट्रीज इससे आगे हैं हंगर के मामले में। यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग भूखे रहते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स यही दर्शाता है। इंडिया का स्कोर है 27.5। अभी आपको हो सकता है स्कोर ना समझ में आए, लेकिन अभी एक मैं चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको ये स्कोर क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर स्कोर की बात करें तो इंडिया का 28.8 स्कोर था, जो कि बेहतर था। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस स्कोर का मतलब क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.5 इंडिया का स्कोर है, और यहां पर देखिए, एक ग्रीन है, ये रेड है। ग्रीन मतलब कि बहुत अच्छा कंडीशन है, रेड मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। तो जो भी जिन कंट्रीज का स्कोर 9.9 से कम रहे वो अच्छे कंडीशन में है, और जिन कंट्रीज का स्कोर 50 से ज्यादा रहे वो बहुत ही बुरे कंडीशन में है। तो इंडिया 27.5 में आती है, जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग देखते हैं, किनकी रैंकिंग टॉप पे रही, किनकी बिलो में रही। तो टॉप रैंकर्स की बात करें तो कुल 18 देशों को फर्स्ट रैंक दिया गया है, जिनमें चाइना, कुवैत, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। और अगर हम बात करें बॉटम रैंकर्स की, तो सोमालिया, सीरिया, अरब रिपब्लिक, कॉमोरस, साउथ सुडान, येमेन, ये सब देश बॉटम रैंकर में रहे हैं। यानी कि अगर हम इस चार्ट से देखें तो इनको 50 से ज्यादा स्कोर्स मिले हैं, बहुत ही बुरे कंडीशन में है। और बाकी टॉप रैंकर्स को 9.9 के स्कोर मिला हुआ है। अब हम देखें जीएचआई क्या होता है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल। एनुअल रिपोर्ट मतलब कि हर साल पब्लिश किया जाता है। किसके थ्रू? ये वेल्थ हंगर लिफ्ट के थ्रू ये रिपोर्ट प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को 2006 में लाया था। उसके बाद
और ये हर अक्टूबर में, यानी कि अगर हम बात करें 2021 का, तो ये अक्टूबर 2021 में पब्लिश किया जाता है, जो कि 16th एडिशन का। ठीक है, अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए 4 पिलर्स होते हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर स्कोर्स को कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अंडर नरिशमेंट मतलब कि आपको सही से खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं हमारा देश गरीब है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर सबके पास खाने की सुविधा नहीं है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सही से कैलोरीज या फिर प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है चाइल्ड वेस्टिंग। तो ऐसे बच्चे जिनका जो वेट है वो अपने हाइट के हिसाब से कम है। देखिए, एक स्टैंडर्ड वेट हाइट रेशियो होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 5 फीट का है, 5 फीट ज्यादा हो गया, कोई बच्चा अगर 3 फीट का है और 3 फीट का स्टैंडर्ड जो वेट है वो मान लीजिए 30 किलो है, लेकिन अगर वो बच्चा 30 किलो से कम है, मान लीजिए 25 kg का है, तो वो यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है। उसी तरीके से चाइल्ड स्टंटिंग आता है, तो ये भी एक लो हाइट फॉर देयर एज। तो एज के हिसाब से भी एक स्टैंडर्ड हाइट होता है, उसमें अगर कुछ कमी देखी जाती है तो चाइल्ड जो बच्चा है वो स्टंटिंग का शिकार है। अगला पॉइंट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चे का मृत्यु दर। तो होता क्या है, इंडिया में या फिर किसी भी डेवलपिंग कंट्री में 5 साल तक आते आते बहुत सारे बच्चों का डेथ हो जाता है, तो उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाता है कि मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए और उन 1000 बच्चों में से 200 बच्चों का मृत्यु हो गया, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट उसी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं 4 पॉइंट के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, वही सेम चीजें हैं, चारों फैक्टर्स हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, यानी कि अंडर नरिशमेंट, मतलब कि जितनी जरूरत है उतनी खाद्य सामग्री, उतनी खाना लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी हमने बात कर लिया। देन चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिएंट्स मतलब वेस्टिंग और स्टंटिंग, 2 पॉइंट है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स, विल एक्सप्लेन अगेन इन अदर वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो में सबको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड बैम्बू प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। बैम्बू जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कमर्शियल प्लांट है, इससे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं और इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इंटीग्रेटेड बैम्बू प्रोग्राम जो कि मणिपुर में तमेंगलोंग में दिया गया है और ये फंडेड है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैम्बू सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये प्रोग्राम लाया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बैम्बू सेक्टर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे इंडिया में। और नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत सेंट्रल पैसे दे रहे हैं, सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है ताकि 136 वैरायटीज के ज्यादा बैम्बूज हैं इंडिया में, इनको प्रोड्यूस किया जा सके, इनको कल्टीवेट किया जा सके, जाकि फार्मर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन सेक्टर्स में उनको बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। अगला है हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब ई विधान एप्लीकेशन ये विधानसभा से रिलेवेंट है। अब ये क्या है, क्यों है, उसको हम आगे समझेंगे। इसको अगर हम सिंपल से समझे तो जो भी विधानसभा का प्रोसीडिंग है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हम विधानसभा कहते हैं, उसमें जो भी प्रोसीडिंग है उसको पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया है। मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके आने से सारा काम, जो भी काम आप क्वेश्चन आंसर है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी लॉ मेकिंग है, कुछ भी है, सब कुछ पेपरलेस यानी कि ऑनलाइन हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारा देश जो है फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट में भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी गवर्नमेंट है। सेंटर में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरीके से स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, यूनिकैमरल, बाइकैमरल होते हैं। कुछ स्टेट में सिंगल होते हैं, कुछ स्टेट में डबल होते हैं, जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा किया जाता है। अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो मेंबर्स हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेशन में मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 60 होते हैं। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेशन में मिनिमम 60 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है। तो इन स्टेट्स का कुछ एक्सेप्शन भी है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे स्टेट या फिर यूटीज हैं और यहाँ पर 60 से कम मेंबर्स भी स्टेट लेजिस्लेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ई विधान एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर न्यूज में रहा है कि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने अनाउंस किया गया है कि अब हम ई विधान प्रोजेक्ट जो है अपने स्टेट में या फिर अपने स्टेट असेंबली में लाएंगे।
ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और नोडल मिनिस्ट्री जो कि है इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसकी फंडिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और टेक्निकल सपोर्ट जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। हम बात करें स्टेट की तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि पहले से अपना सारे जो गतिविधियां हैं उसको ई विधान पोर्टल पे अपलोड कर रहा है या फिर सारा प्रोसेस जितना भी लेजिस्लेटिव काम है सारा ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। अगला है हमारा टचलेस स्क्रीन टेक्नोलॉजी। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और आप उसके बारे में टर्म्स कभी सुने नहीं होते हैं तो वहां पर क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है। तो जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है ये ऐसे आज का एक अचानक नहीं आ गया है। टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व किया है। कैसे इवॉल्व किया गया है वो आप देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले लैंडलाइन, आदम के ज़माने में नहीं, आपके पेरेंट्स के ज़माने में सबसे पहले लैंडलाइन फ़ोन आया। अब देखिए कितना ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। उसके बाद आया ये कीबोर्ड वाले फ़ोन, उसके बाद आ गया आईफोन यानी कि स्मार्टफोन। सबके पास आईफोन नहीं होता आई नो, बट सिंपल स्मार्टफोन है ये। आईफोन उसको नहीं कंसिडर कर लीजिए। स्मार्टफोन यानी कि टच फोन, यहाँ पर आपको अपने फिंगर से टच करना पड़ता है तब जाके ये काम करता है। अब जो आगे टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, वो ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गेस्चर से या फिर इमोशन से। आप मान लीजिए आपको कहना है वॉल्यूम इंक्रीज करो तो अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठा देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, या फिर ऐसे गोल गोल घुमा देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अलग अलग तरीके के गेस्चर को फॉलो करके सारे फंक्शनलिटीज यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है। अब हम इस टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो ये देखिए एक एग्जाम्पल, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैसे जो गेस्चर से हमारा सारे काम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए टच स्क्रीन है यहाँ पर, लेकिन इसको टच नहीं किया करना पड़ रहा है, ऊपर से ही सारा काम हो जा रहा है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपने अगर आयरन मैन मूवीज देखी होगी तो वहां पर दिखाता है, वहां पर सारी चीजें देखिए हवा में ही सारे गेस्चर में सारे काम हो जाते हैं। हवा में भी सारे इक्विपमेंट्स बना लेता है वो, टच अपने स्क्रीन को टच भी नहीं करना पड़ता है, एंड ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा टचलेस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का। आगे हम बात करते हैं पीएम डिवाइन। तो अभी हमने बैम्बू प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो ये बैम्बू प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है जिसमें एक बैम्बू रूट बनाया जाएगा। बैम्बू रूट यानी कि रास्ता जिसके थ्रू बैम्बू को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह तक। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है ये। और इसमें एक रूट बनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया बैम्बू लिंक रोड्स मिजोरम में बनाया जा रहा है, और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बैम्बूज को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की तो फर्स्ट एवर स्पेस सेंटर इन जम्मू, ये भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इंडिया में अभी अगर हम बात करें तो जनरली इंडिया में आप कभी भी न्यूज में पढ़ते होंगे जितने स्पेस सेंटर होते हैं वो सारे साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। चाहे सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, जितने भी रिसर्च सेंटर है या फिर स्पेस सेंटर हैं सारे साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। यहाँ पर ये पहली बार नॉर्थ इंडिया में एक स्पेस सेंटर बनाया जा रहा है। तो बस इतना ही न्यूज में है कि मतलब कि अभी साउथ साइड के नॉर्थ में भी ये स्पेस सेंटर डेवलप किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इवेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेटेड थिंग्स हो सकते हैं, बट फॉर नाउ यही न्यूज में है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर से वीकली एनालिसिस में, जिसमें आपको फिर हफ्ते भर का खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज, कॉन्सेप्ट सब चीज बताएंगे।